तुम्हें जो समझना है वो तुम समझो। हमें मालूम है तुम हमारे लिए क्या हो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का और प्रारंभ करते हैं आज हम कक्षा 12 की जो आरोह है भाग दो पुस्तक हमने प्रारंभ कर रखी है, उसका आज 5वां अध्याय गजानन माधव मुक्ति बौद्ध साहब की जो कविता है, रचना है, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। अनुरोध आप सभी साथियों से, वीडियो को लाइक कर दें, आप शेयर कर दें सभी के साथ, ताकि और लोग भी जुड़कर लाभ ले सकें। और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी वाले निशान को क्लिक कर लेना, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। अपना टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 4800 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह, सूचनाएं वगैरह डालता रहता हूँ। चलिए साहब, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम मुक्तिबोध साहब का जो परिचय है, और ये हिंदी साहित्य के अंदर एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, तो इनका सवाल यकीनन कोई न कोई आता ही आता है। चलिए साहब, प्रारंभ करते हैं। जन्म के विषय में बात करें अगर माधव मुक्तिबोध साहब के, तो 13 नवंबर सन 1917 के अंदर इनका जन्म होता है, श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। कब होता है? 13 नवंबर 1917 को, श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। रचनाएं अक्सर पूछी जाती है इनकी। प्रमुख रचनाओं में हम बात करें तो चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है। अगली रचना है भूरी भूरी खाक धूल, ये कविता संग्रह इनके। तो चांद का मुंह टेढ़ा है, एक तो ये हो गई, और भूरी भूरी खाक धूल ये क्या है? कविता संग्रह है, जो दोनों ही कई बार पूछी गई है। अगली रचनाओं की हम बात करें तो काठ का सपना, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये इनके कथा साहित्य संग्रह हैं। काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी। कामायनी एक पुनर्विचार, कई बार पूछी गई है ये रचना। कामायनी एक पुनर्विचार गजानन माधव मुक्तिबोध साहब की है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब आखिर रचना क्यों नाम से है, ये समीक्षाएं, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, ये सभी के सभी क्या है? आलोचनात्मक रचनाएं हैं इनकी। कामायनी एक पुनर्विचार हो गई, जिसमें नई कविता का आत्मसंघर्ष हो गया, और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र अब हो गई ये आखिर रचना क्यों नाम से, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, भारत, इतिहास और संस्कृति। ध्यान में रखिएगा साहब इनको। निधन हो जाता है 11 सितंबर 1964 को। 13 नवंबर 1917 को जन्म होता है, और निधन कब होता है? 11 सितंबर 1964, नई दिल्ली में। पंक्तियां देखिएगा, महत्वपूर्ण पूछी जा सकती है कि हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि मुक्तिबोध का पूरा जीवन क्या था? संघर्ष में बीता, स्ट्रगल में बीता साहब, विपरीत परिस्थितियों में बीता। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। किस उम्र में? 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में क्या की? मास्टरी की साहब। उसके बाद में तत्पश्चात शुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बंगलोर, बनारस, जबलपुर और राजनांदगांव आदि स्थानों पर क्या मास्टरी से पत्रकारिता तक का है जो काम किया साहब। मास्टरी जो करते थे उससे कहाँ तक पहुँचे? पत्रकारिता तक पहुँचे। कुछ समय तक पाठ्य पुस्तकें भी लिखी साहब इन्होंने। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में से एक थे। तो मुक्तिबोध किसके हैं? नई कविता से संबंधित है साहब, ठीक है, और उसके अग्रणी कवियों में से है नई कविता के। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें क्या जो भावनात्मक और विचारात्मक जो ऊर्जा थी वो क्या थी? अटूट थी। जैसे कोई नैसर्गिक अंतस्रोत हो जो कभी
चुकता ही नहीं बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग से ज़्यादा वेग से और तीव्रता के साथ जो उमड़ता चला आता हो। इस प्रकार के भावनात्मक और विचारात्मक शब्दावली प्रयोग की गई थी उन्होंने। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन, आलोचनात्मक ग्रंथ इन्होंने ज़्यादा लिखी, आलोचना के क्षेत्र में विशेष योगदान है इनका। और साहित्य संबंधी चिंतन में क्या रहे ये सक्रिय। आगे हम देखें तो वे एक समर्थ पत्रकार भी थे। इसके अलावा राजनीतिक सब्जेक्ट हो गए, कोई राजनीतिक मुद्दे हो गए, राजनीतिक विषय हो गए, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हो गए, या फिर देश की जो आर्थिक समस्याएं हैं वो गई, इन पर लगातार ये है जो लेखनी चलाते रहे अपने। कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उनकी कविता, नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है किसका कथन, तो कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में क्या है कि उनकी कविता अद्भुत संकेतों भरी, उनकी किनकी, मुक्तिबोध साहब की, उनकी कविता अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है, हमारी बातें हमको सुनाती है, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। मतलब अपनी बात कहते हैं और इस तरीके से कहते हैं, ये शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं मुक्तिबोध के विषय में साहब। तो जरूर ध्यान में रखना इस कथन को। बात करते हैं इस आज की जो कविता है उसके संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। तो मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं वो सामान्यतः बहुत लंबी होती है। तो मुक्तिबोध की कविताएं किस प्रकार की होती है? सामान्यतः लंबी कविताएं होती है, ये इनकी कविताओं की विशेषता, ध्यान में रखिएगा। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी है उनमें से एक है सहर्ष स्वीकार्य है, जो आज हम देखने जाएंगे, पढ़ने आगे बढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, मतलब सहर्ष स्वीकार्य है आज की ये पाठ जो है कविता यही है। तो छोटी कविताएं लिखी ना छोटे आकार की, उनमें आज वाली कविता भी शामिल है, जो भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। सवाल बन गया साहब, दो सवाल बन जाएंगे। क्या? पहला सवाल, सहर्ष स्वीकार्य किन की है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध साहब की है। और ये पूछ लिया जाए सहर्ष स्वीकार्य है कहाँ से ली गई है, किसमें संकलित? तो भूरी भूरी खाक धूल के अंदर संकलित है साहब ये। और एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना। एक तो होता है मुक्तिबोध साहब क्या कहते हैं, एक तो होता है केवल एक्सेप्ट करना, स्वीकार कर लेना, और दूसरा होता है सहर्ष, खुशी खुशी के साथ में है जो स्वीकार करना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। ये कविता जीवन के सब दुख सुख, सहर्ष, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की जो प्रेरणा देती है। ये जो आज की कविता है सहर्ष स्वीकार है, यानी जीवन में जो भी परिस्थितियां हो, सुख हो, दुख हो, चाहे संघर्ष हो, अवसाद हो, उनको बिल्कुल खुशी खुशी आप एक्सेप्ट कीजिए। आप सफल हुए हों चाहे असफल हुए हों, जो भी रीजन उसको स्वीकार कीजिए और फिर खुशी खुशी स्वीकार करके अपनी गलतियां जो कि उन पर काम करते हैं उनको सुधारते हुए आगे है जो बढ़िए। ये प्रेरणा देती है हमें ये चीज़। कवि को जहाँ से ये प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस उत्स तक भी हमको ले आ जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था कुछ इस तरह स्वीकार, या यूँ कहीं आत्मसात किया था कि आज तक वह सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास है। कि मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। चूँकि यह एहसास आप्लावनकारी है और कविता का मैं उसकी भाव प्रवणता के निजी पक्ष में उभर कर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता है, क्योंकि वह बृहत्तर विश्व, व्यापक विश्व की गुत्थियां सुलझाने में उसकी मदद है जो करेगी। वह दिवंगता माँ, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है। सहज स्नेह की उष्मा जब विरह में अग्निशिखा से उद्दीप्त हो उठती है ना साहब, तो थोड़ी थोड़ी सी निसंगता भी एकदम से जरूरी हो आई है। और वह चाहने लगा है मोह मुक्ति, चाहने लगा है कि भूलने की प्रक्रिया एक अमावस की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो कि चांद जरा सा ओट हो ले, अंधेरे से सामना हो तो चित्त की ताकत बढ़े। लगातार यह भौतिक और मानसिक अवलंब अंदर एक अज्ञात भय भी है जो कायम करता है साहब। स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती रहती है।
ममता के बादल की मंडराती कोमलता क्योंकि भीतर पिराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। दृढ़ता और तद्जन्य कठोरता भी बड़े मानव मूल्य हैं साहब। एक दृढ़ता और तद्जन्य कठोरता भी बड़े मानव के मूल्य हैं साहब। इसलिए भूल जाना भी एक कला है। एक चीज़ को आप पकड़ कर नहीं रख सकते साहब। जीवन में आगे बढ़ना है तो फिर आपको भूलना पड़ेगा कि भूल जाना भी एक कला है। अति किसी चीज़ की भी अच्छी नहीं, न मोहब्बत में अति अच्छी है, न दोस्ती में अति अच्छी है। मतलब किसी चीज़ की भी अति अच्छी नहीं है साहब। हर समय की भावार्द्रता भी कमज़ोर करती है। हर समय आप भावनाओं के अंदर बहते रहेंगे तो वो भी आपको क्या करेगी साहब, कमज़ोर कर देगी, तोड़ देगी। अतिशय प्रकाश से आंखें चौंध दिया जाती है। बहुत तेज रोशनी हो, अतिशय हद से ज़्यादा, तो भी आंखें क्या है, बंद हो जाती है, चौंध दिया जाती है। इसीलिए किसी हद तक वरण्य है अंधेरा भी विस्मृति का अंधेरा। आदमी हरदम सब कुछ याद करता चले तो जीना ही मुश्किल हो जाए। यानी कि अगर सब कुछ आदमी को खोपड़े में स्टोर होता जाए, याद होता रहे, तो आदमी की इतनी चीज़ें देखता है, इतनी चीज़ें पढ़ता है, इतने लोगों से बात करता है, सारी चीज़ें याद हो जाएगी तो पागल हो जाएगा आदमी का दिमाग, जो फट जाएगा तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यदि एक प्रकार का सच है तो उतना ही बड़ा सच है पाताली अंधेरी की गुफाओं में डूबना। तो ये सवाल इस तरीके से बन सकता है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यदि एक प्रकार का सच है तो उतना ही बड़ा सच है, डैश डैश कर दिया तो आपको 4 विकल्प दे दिए, उनमें से एक विकल्प आएगा पाताली अंधेरी की गुफाओं में डूबना। ध्यान में रखना, भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही ग्रहण करना चाहिए। भूलना दंड सही, कुछ चीज़ भूल गए लेकिन उसको भी पुरस्कार मानकर ग्रहण करना है, दुखी नहीं होना चाहिए, खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए चीज़ को। धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति घटित नहीं कर पाते साहब। धुएं के बादल भी पूरी तरीके से विस्मृति है जो घटित नहीं कर पाते हैं। यादों का धुंधल का वहाँ भी है, थोड़े बहुत निशान वहाँ भी रह जाते हैं। मनुष्य की संपूर्ण चेतना अंधेरा उजाला सुख दुख स्मृति विस्मृति के ताना भरनी से बुनी हुई एक कबीरी चादर है, जिसे आत्मा चारों ओर से यानी संपूर्णता में लपेट लेना चाहती है। जीवन का निष्कर्ष यही है क्या कि वह किसी का नहीं क्योंकि सब उसकी परछाई है। तो जीवन का निष्कर्ष क्या है इस अध्याय के अनुसार, क्या कि वह किसी का नहीं क्योंकि सब उसकी परछाई है। प्रश्न यहाँ यह उठता है कि वह है कौन, कि वह किसी का नहीं। तो यहाँ प्रश्न यह उठता है कि वह आखिर है कौन। तो दिवंगता माँ या फिर प्रिया। बृहत्तर जीवन दर्शन जो ईश्वर निरपेक्ष होता हुआ भी उतना ही सर्वव्यापी और आप्लावनकारी है जितना कबीर के राम या वर्ड्सवर्थ की मातृमना प्रकृति। यह गुत्थी न भी सुलझे तो भी कविता अपनी मर्म स्पर्शिता और द्वंद्व विहलता के कारण उतनी ही संगत और विशिष्ट है। साधक और साध्य की एकात्मता, तेरा तुझको सौंपता काल आगे है मोर वाला ऐसा निरहंकार विनय पारंपरिक साहित्य से इतर यानी आधुनिक कविता में कमी है जो दिखाई देता है साहब। इस प्रकार की ये इनकी रचना है, सहर्ष स्वीकारा है। आज हम इतना ही देखेंगे, केवल परिचय ही, कुछ काम की वजह से पूरी क्लास नहीं हो पाएगी। सहर्ष स्वीकारा है, ये अगले वीडियो में इसकी व्याख्या देखेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे। लाइक कर दें आप वीडियो को, शेयर कर दें, पहली बार देखने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और पढ़ाई को लेकर अगर आप डिप्रेस्ड हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या कुछ कैसे करना है, कैसे मोटिवेट रहें, कैसे तैयारी करें, कैसे टाइम टेबल बनाएं, तो मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से। इस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ और पढ़ाई से संबंधित बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो डाले गए। आदि की आवाज़, इसको सब्सक्राइब कीजिए और जाकर देखिए, अपने आप को ऊर्जावान बनाइए। फिर मिलता।